This conference will now be recorded. सर डे ठीक वाला है। नहीं हो रहा था मेरा। डीए सर डे 26 डे वाला वो इन्फॉर्मेशन डाल रहे थे तो हो नहीं रहा था, वो बोल रहे हैं। आप क्या सिर्फ 26 लिख रहे थे या 26 डेज पूरा लिख रहे थे? सब कुछ करके देख लिए सर, 26 लिख के देख लिए, 26 डेज लिख के देख लिए। 26 लिख रहे थे तो फिर पॉइंट में ले ले रहा था, 0.00, और डे लिख रहे थे तो ले ही नहीं रहा था। ही क्या बात है, ऐसा तो कभी नहीं सुने हम। एक्चुअल में हम समझे कि आपका जो प्रॉब्लम है और हम बिजी भी थे तो हम इसी के लिए और नहीं कुछ किए, बट वहां पे तो ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं आना चाहिए। सर हम दोबारा फिर किए, 3 बार ट्राई किए, फिर भी नहीं हो रहा था, पता नहीं, तो फिर हम क्या किए, 26 पॉइंट पॉइंट में लेके पूरा प्रैक्टिस किए सर। F11 F3 F11 F3 पे जाने के बाद सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल को यस, पेरोल डिटेल को यस किया मैंने। यस करने के बाद यहाँ पे आकर मैंने दिया 26 दिया, एंटर किया, ले लिया। 26 डेज दिया तो भी ले लिया। इसका मतलब है कि टैली का प्रॉब्लम नहीं है आपका। आपका टैली का प्रॉब्लम नहीं है, ओके। आपका कंप्यूटर का यूनिट्स में कहीं आपने कुछ गड़बड़ किया है। क्योंकि टैली में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। टैली में तो यहाँ पे 26 डेज ले ही लेता है, ऐसा नहीं है। तो फिर आपका ठीक है, क्लास का एंड में कंप्यूटर याद का दिलाएंगे यूनिट हमको। कहाँ पे है सर? होता है बाबू, बहुत बहुत कुछ होता है। मतलब कहाँ होता है, कैसे ठीक करेंगे अब? हम समझने का कोशिश कर रहे हैं कौन वाला यूनिट में क्या प्रॉब्लम हुआ है, उसके बाद मैं बताते हूँ, ठीक है। तब तक सर ऐसे ही कर ले, डोंट वरी। 26 ले करके पॉइंट में। नहीं नहीं, आज ही हम अभी क्लास का एंड में ही हम देखेंगे, रुके ना। क्लास ठीक का है। एंड में ही हम देखेंगे। 26 लेकर करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर वैसा प्रॉब्लम होगा ना तो उसको ब्लैंक रख के करोगे, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है। बट मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। चलो, असाइनमेंट आप लोग को पास सारा ही है। असाइनमेंट 1 में 2 पेज है, सिर्फ पेज 1 एंड पेज 2। बाकी असाइनमेंट 2 और 3 में सिर्फ एक ही पेज करके है। तो असाइनमेंट 1 का फर्स्ट पेज आई थिंक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। लास्ट डे हम लोग ने असाइनमेंट 1 का फर्स्ट पेज आई थिंक कंप्लीट हाँ कर सर। लिया था। देखो तो आप लोग, फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया था ना। चलो तो फिर सेकंड पेज में जाओ आप लोग। फर्स्ट पेज जब एंड हो गया था तो सेकंड पेज में जाओ आप लोग। आज हम लोग पेरोल का एक सबसे इम्पोर्टेंट वाला डे करेंगे, जहां पे हम लोगों को जा करके बहुत कुछ क्रिएशन करना है। आज हम लोग पेरोल का एक इम्पोर्टेंट डे करेंगे जहां पे जाकर हम लोगों को पेरोल का बहुत सारा कुछ क्रिएशन पार्ट करना है। तो क्या क्या क्रिएशन पार्ट करना है और क्या है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, तब समझ में आएगा आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोग अपना असाइनमेंट ओपन कीजिए, लास्ट डे वाला, मतलब डे 1 का फर्स्ट वाला ही असाइनमेंट ओपन कीजिए। डे 1 का फर्स्ट वाला असाइनमेंट आप ओपन करोगे तो देखो वहां पे हम शुरू से एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, जहां पे हम टैली का भी हेल्प ले रहे हैं कि क्या क्या हमने किया अब तक। तो पेरोल इन्फो पे गए। पेरोल इन्फो में जाने के बाद सबसे पहले हम लोग को वहां पे बोला था कि एक कंपनी क्रिएट करके बैलेंस शीट बनाने लेने के लिए। तो हमने वो कंपनी क्रिएट करके बैलेंस शीट बना लिया। कंपनी क्रिएट करके बैलेंस शीट बना लिया। बैलेंस शीट बनाने के बाद देन पेरोल इनेबल करना था, तो पेरोल को भी हमने जाकर के अकाउंटिंग और टैक्सेशन दोनों से यस कर दिया। श्वेता, टैक्सेशन वाला पेरोल यस किए थे ना? टैक्सेशन वाला हाँ पेरोल सर। यस करने में तो वाला ऑप्शन आया था, यस। हाँ हाँ। हाँ, तो फिर ये सारा कुछ यस करने के बाद अब हम लोगों का क्रिएशन पार्ट स्टार्ट हुआ, जहां पे जाकर 1 बाय 1 हम लोगों ने सीरियली क्रिएट किया। सबसे पहले हमारा हो गया
एम्प्लॉय कैटेगरी जो हमने क्रिएट किया, क्रिएट द एम्प्लॉय कैटेगरी एज नेम हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस मैंने क्रिएट कर लिया। देन स्टेप 2 पे जाकर हमने बोला था आप लोगों को क्रिएट द फॉलोइंग एम्प्लॉयज ग्रुप अंडर कैटेगरी, क्रिएट द फॉलोइंग एम्प्लॉयज ग्रुप अंडर कैटेगरी, तो अकाउंट्स, सेल्स एंड मार्केटिंग, एडमिन, सीआरएम, एचआरएम, ये मैंने क्रिएट किया। और ये कैटेगरी और ग्रुप क्रिएट करने का रिक्वायरमेंट ये था कि हम लोग हमारा एम्प्लॉय को ये बता सकते हैं कि ये हेड ऑफिस का एम्प्लॉय है, चौरंगी का एम्प्लॉय है, डलहौजी का एम्प्लॉय है। ये हेड ऑफिस का एम्प्लॉय अगर है तो कौन से डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है, ये सेल्स का है, अकाउंट्स का है, सीआरएम का है, ये कौन से डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है। तो ये सारा कुछ करने के लिए हमने एम्प्लॉय ग्रुप और कैटेगरी बनाया। बनाने के बाद देन आ गया स्टेप 4, जहां पे हमने बोला क्रिएट द फॉलोइंग पेरोल यूनिट्स। तो पेरोल यूनिट्स में आइदर 3 पेरोल यूनिट्स होगा या फिर 6 पेरोल यूनिट्स होगा। आइदर 3 पेरोल यूनिट्स होगा या नहीं तो फिर 6 पेरोल यूनिट होगा। अगर ओवर टाइम नहीं रहता है तो सिर्फ 3 पेरोल होगा, 3 यूनिट्स होगा। वो 3 यूनिट्स क्या क्या होगा, डे, मंथ और मंथ ऑफ 30 डेज। 2 सिंपल यूनिट, 1 कंपाउंड यूनिट, डे, मंथ और मंथ ऑफ 30 डेज, ये होगा। बट अगर हमारा ओवर टाइम का मैटर रहा तो 3 यूनिट्स और ऐड हो जाएगा, मिनट्स, आवर और आवर ऑफ 60 मिनट्स, मिनट्स, आवर, आवर ऑफ 60 मिनट्स। तो जैसे मैंने यूनिट्स में जाकर बताया था आप लोगों को कि आप लोग जाकर के 6 यूनिट बनाओ, जिसमें जाकर के 4 सिंपल यूनिट हो जाएगा और 2 कंपाउंड यूनिट हो जाएगा, 4 सिंपल यूनिट हो जाएगा और 2 कंपाउंड यूनिट हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों को लास्ट डे सिखाया। उसके बाद लास्ट ऑप्शंस मैंने दिखाया आप लोगों को अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में मैंने बताया कि अगर कोई एब्सेंट है तो कैसे एब्सेंट मार्क करोगे, तो उसके लिए एब्सेंट का आप लोगों को अटेंडेंस टाइप चाहिए। कोई प्रेजेंट है तो प्रेजेंट कैसे मार्क करोगे, तो प्रेजेंट के लिए आप लोग को ये करना है। किसी ने 3 घंटे ओवर टाइम किया है तो उसका ओवर टाइम कैसे मार्क करोगे, तो उसके लिए आप लोग ओवर टाइम बोल करके एक पीरियड बनाते हो। तो ये सारा कुछ बनाने के बाद देन आपका काम जो है वो शुरू होता है, देन आपका काम जो है वो शुरू होता है। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को 5 स्टेप्स लिखाया था, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कुछ यस सर। कंफ्यूजन तो पूछ सकते हो। सुचरिता, लास्ट डे कहाँ थे? हेलो सुचरिता, साउंड आ सर रही है? उसका ऑफलाइन है, कुछ प्रॉब्लम होगा। ऑफलाइन दिखा है, अच्छा। लास्ट डे भी नहीं आए थे वो, तो एब्सेंट करते नहीं है। हाँ, उसका ऑफलाइन दिखा रहा है। चलो ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग नोटबुक निकाल लो, और नोटबुक में आप लोग कौन से स्टेप्स करोगे अभी बोलो तो। कितना नंबर स्टेप्स हो जाएगा ये? नोटबुक निकालो और देखो। सर 3 तक हम लोग किए थे। ओए 3 तक कैसे किए थे? फाइव हो स्टेप 1 एम्प्लॉय कैटेगरी, स्टेप हाँ 1 सर। एम्प्लॉय कैटेगरी, स्टेप 2 एम्प्लॉय 6 ग्रुप, होगा। स्टेप 3 एम्प्लॉय, स्टेप 4 सिक्स नंबर यूनिट, स्टेप 5 अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप, स्टेप सर 6 उसमें होगा सर ये। हम स्टेप लिखे ही नहीं है इसीलिए। हाँ बहुत अच्छा काम किए, ठीक है। आप नोटबुक भिजा दीजिएगा, हम स्टेप लिख लेंगे एकदम अच्छा से। स्टेप्स लिखो, क्योंकि अब जो मैं कराने जा रहा हूँ ना, इसके बाद आप लोग का कंफ्यूजन शुरू होगा। पेरोल में आप लोग एंड होते होते बोलोगे सर क्या करवा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ऐसा बोलो कि आप लोग क्या करवा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसी के लिए एक एक दिन का काम कंप्लीट कर लो। तो अब लिखो स्टेप 6, स्टेप 6 पे हेड क्रिएशन, स्टेप 6 पे हेड क्रिएशन, स्टेप 6 पे हेड क्रिएशन। सो पे हेड क्रिएशन क्या है और इसका यूज क्या है समझो।
तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एम्प्लॉय को सैलरी दिया जाता है, तो एम्प्लॉय का अर्निंग होता है। अब वो अर्निंग को अलग अलग हेड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो अर्निंग को अलग अलग हेड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वो अलग अलग हेड हमारा कुछ भी हो सकता है, बेसिक हो सकता है, डीए हो सकता है, टीए हो सकता है, एचआरए हो सकता है, कॉन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, कुछ भी हो सकता है। तो अब आप लोग अपना असाइनमेंट का डे 1 का असाइनमेंट का पेज नंबर 2 ओपन करो, मतलब पेज 129 नहीं, पेज 130। लास्ट डे वाला जो पेज था वो नहीं, उसके बाद वाला पेज 130। 130 नंबर पेज में देखो कि आप लोगों को वहां पे लिखा गया है पे हेड क्रिएशन, जहां पे जाकर हम लोगों को अलग अलग तरह का पे हेड क्रिएट करना है। सबसे पहले वो पे हेड क्रिएट करना है जिससे एम्प्लॉय के पॉकेट में पैसा आ रहा है, जैसे बेसिक, एचआरए, कॉन्वेंस अलाउंस, ओवर टाइम, इंसेंटिव। असाइनमेंट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ अब। तो ये सारा पेड है जिससे एम्प्लॉय के पॉकेट में पैसा आ रहा है, तो ये सारा पे हेड को हम लोग बोलते हैं अर्निंग पे हेड, क्योंकि इससे एम्प्लॉय का अर्निंग हो रहा है। फिर इस पे हेड को ऐड करने के बाद जो टोटल आएगा उसको हम लोग बोलेंगे टोटल अर्निंग और ग्रॉस सैलरी। फिर उसमें से कुछ डिडक्शन होगा जिसको हम लोग बोलेंगे डिडक्शन पे हेड, और ये होगा एम्प्लॉइज डिडक्शन पे हेड, क्योंकि इससे एम्प्लॉय का सैलरी में से डिडक्शन किया जाएगा। और वो डिडक्शन पेड होगा हमारा एम्प्लॉइज पीएफ, एम्प्लॉइज ईएसआई और पी टैक्स। तो एम्प्लॉय का इसमें से यही 3 तो डिडक्शन होगा, पीएफ का डिडक्शन होगा, ईएसआई का डिडक्शन होगा और पी टैक्स होगा। तो ये एम्प्लॉय का एक तरफ से अर्निंग होगा और एक तरफ से डिडक्शन होगा, उसके बाद नेट सैलरी हो जाएगा। फिर मैं आ जाऊंगा एम्प्लॉयर के तरफ। एम्प्लॉयर अपने तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, तो फिर एम्प्लॉयर वाला अर्निंग कंट्रीब्यूशन पेड बनाएंगे। फिर एम्प्लॉयर अदर चार्जेस में कंट्रीब्यूट करेगा तो अदर चार्जेस वाला पेड बनाएंगे। तो उतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग आ जाते हैं, सबसे पहले आप लोगों ने हेडिंग किया स्टेप 6 पे हेड क्रिएशन। पे हेड क्रिएशन में अब जाकर के सब डिवीजन है, जैसा मैंने लिखा है ए, तो ए में लिखो क्रिएट द फॉलोइंग अर्निंग पे हेड, जैसा मेरा यहाँ पे एक्सेल में लिखा हुआ वैसे आप लोग लिख लो। 2 वाला पार्ट कर लो आप लोग, क्रिएट द फॉलोइंग अर्निंग पे हेड, एम्प्लॉय का क्या क्या अर्निंग पे हेड है, और दूसरा आप लोग कर लो क्रिएट द फॉलोइंग एम्प्लॉयर्स डिडक्शन पे हेड, क्रिएट द फॉलोइंग एम्प्लॉयज डिडक्शन पे हेड। ये दोनों बना लो आप लोग, लिख लो नोटबुक में, तो दैट इसी के बाद से मैं कंटिन्यू करूंगा। जितना मैंने सेलेक्ट किया उतना नोटबुक में लिख लो और बताओ, फिर लिखने के बाद मैं शुरू करता हूं। हो जाएगा तो बोलना। हो गया सर। ठीक है, और एक दो का हो जाने दीजिए। लास्ट लिखिए लिखिए लिखिए। हो गया सर। हो गया, चलो गुड। चलो, तो अब हम लोग जाकर के हमारा काम को शुरू करते हैं।
तो अब हम लोग को टैली पे काम करना है और टैली पे काम करने के बाद ये सारा जो पे हेड वगैरह है बनाना है। तो अब जैसा मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, अभी भी वही बात बता रहे हैं कि अब हम लोग एक इम्पोर्टेंट पार्ट पे चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा पे हेड क्रिएशन। तो उसके लिए क्या क्या करना होगा, तो उसके लिए फिर से आप लोग वैसे जैसा गए थे पेरोल इन्फो में जाओगे। पेरोल इन्फो में जाकर अब तक हमने एम्प्लॉय कैटेगरी, ग्रुप एम्प्लॉय बनाया, यूनिट अटेंडेंस बनाया। अब हम लोग आ जाएंगे पे हेड में। सबसे इम्पोर्टेंट एक पार्ट पे हेड। तो पे हेड क्रिएशन में इन करते हैं क्रिएट, एक एक करके पे हेड बनाना शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंपलसरी पे हेड जो आपके सैलरी शीट में होगा ही होगा वो है बेसिक। तो बेसिक का पे हेड हमने लिखा बेसिक। अब आता है हमारा पे हेड टाइप। ये किस तरह का पे हेड है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय के लिए अर्निंग पे हेड है। डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, क्या ये एम्प्लॉय का डिडक्शन पे हेड है या फिर एम्प्लॉयर पे हेड है, क्या है ये। तो अभी जो 5 पे हेड हम लोग बनाएंगे, हाँ अभी जो 5 पे हेड हम लोग बनाएंगे, बेसिक, एचआरए, कॉन्वेंस अलायंस, इंसेंटिव, ओवरटाइम, ये 5 पे हेड जो है ये आपका अर्निंग पे हेड है। तो ये सारा एम्प्लॉय का अर्निंग पे हेड में चला जाएगा, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। अब आ जाता है फिक्स और वेरिएबल। तो फिक्स कौन सा आएगा और वेरिएबल कौन सा आएगा समझ लो, मैंने पहले भी बताया था बट फिर से समझ लो। फॉर एग्जाम्पल आपका सैलरी फिक्स हुआ 15,000, तो 15,000 का सैलरी में क्या क्या पे हेड फिक्स हुआ। तो 15,000 का सैलरी में फिक्स हुआ पे हेड आपका बेसिक, डीए, एचआरए, टीए, मेडिकल अलाउंस। तो ये जो 5 पे हेड आपका फिक्स हो गया है 15,000 का सैलरी के लिए, तो ये 5 पे हेड हो गया आपका फिक्स, क्योंकि ये आपका सैलरी शीट में कंपलसरी 5 पे हेड आता है। इसके बाद किसी मंथ में आपने ओवर टाइम कमाया, किसी ने मंथ में आपको इंसेंटिव मिला, किसी मंथ में आपको बोनस मिला, तो फिर जो अलग अलग से आएगा ना इंसेंटिव, ओवर टाइम, बोनस, वो आपका किसी मंथ में होगा किसी मंथ में नहीं होगा। तो उसको हम लोग जाकर बोलेंगे वेरिएबल पे हेड, उसको हम लोग जाकर बोलेंगे वेरिएबल पे हेड। जो आपका सैलरी का पार्ट है वो फिक्स। तो बेसिक आपका सैलरी का पार्ट है तो इसको फिक्स रखोगे। अब उसके बाद आता है लिस्ट ऑफ ग्रुप, कौन से ग्रुप के अंदर रखोगे। तो अब एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को सैलरी देता है, एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को सैलरी देता है, तो वो क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, पीएल में चार्ज होता है। तो ये जो बेसिक, डीए, टीए, एचआरए, ये जो सारा काम कर रहे हैं ये तो सारा सैलरी का ही काम है ना। तो सारा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस सैलरी है, ये सैलरी में चला जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा। इफेक्ट नेट सैलरी, क्या इससे आपका सैलरी इफेक्ट करेगा, यस इससे सैलरी बढ़ेगा, हमारा अर्निंग पे हेड है। नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप, पे स्लिप में क्या नाम से लिख करके आएगा, बेसिक नाम से लिख करके आएगा, तो बेसिक लिख दिया मैंने। यूज फॉर ग्रेजुटी कैलकुलेशन, अब ये कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुटी क्या है भाई, ग्रेजुटी क्या आप लोग जानते हो, ग्रेजुटी क्या है, कोई बताएगा हमको क्या है ये ग्रेजुटी। नहीं मालूम। किसी को तो मालूम होगा, ग्रेजुटी वर्ड आप लोगों ने नहीं सुना है, ये बहुत बड़ा चीज है। आप लोगों ने ग्रेजुएशन नहीं पढ़ा है, सर सुने आप की लोगों तो का जानी ना सर, टैक्सेशन में जानी ना। ग्रेजुटी, टैक्सेशन में हाँ ग्रेजुटी, लीव इनकैशमेंट सब तो होना चाहिए था आप लोगों का ग्रेजुएशन का टैक्सेशन में। सर आप ग्रेजुएशन का बात कर रहे हैं, हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ाई थोड़ी किए थे, वो तो हम लोग ने ऐसे ही बस कौन बनेगा करोड़पति खेल का पास कर गए, ऐसा नहीं है। तो समझो, तो ग्रेजुएटी क्या है कि एक एम्प्लॉय एक कंपनी में 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 इयर्स तक काम करता है, तो वो इतना दिन एक कंपनी में अपना दे देता है, 20, 25 इयर्स, 30 इयर्स अपना एक कंपनी में दे देता है, फिर वो कंपनी से रिटायर कर जाता है। तो कंपनी से क्या मिलता है उसको, आप बोलोगे कंपनी तो सैलरी दिया, अरे सैलरी तो उसको काम के एवज में दिया ना, इतना जो इतने साल उसने काम किया उसके बदले में क्या दिया, तो उसके बदली में जब वो रिटायर करता है ना तो कंपनी उसको ग्रेजुटी देता है।
जब वो रिटायर करता है तो कंपनी उसको ग्रेजुएटी देता है। अब ग्रेजुएटी सबको नहीं मिलता है, ग्रेजुएटी सबको नहीं मिलता है, और ग्रेजुएटी सब कंपनी में होता भी नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी में तो ग्रेजुएटी हो गई, बट हम गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बात तो नहीं कर रहे हैं, हम प्राइवेट कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्राइवेट कंपनी में ऑलमोस्ट 50 to 60% ऐसा कंपनी है जिसमें ग्रेजुएटी नहीं होगा। सिर्फ बड़ा बड़ा जो कंपनी होगा ना उसमें ग्रेजुएटी होता है। तो ग्रेजुएटी का सिस्टम क्या है? ग्रेजुएटी का सिस्टम आपका ये है कि अगर कोई एम्प्लॉय एक कंपनी में 5 साल से ज्यादा काम कर लेता है कंटिन्यूअसली, देन वो ग्रेजुएटी के लिए एलिजिबल होता है। अगर वो कंपनी ग्रेजुएटी देता है तो अगर कोई एम्प्लॉय 5 साल से ज्यादा कंटिन्यूअसली एक कंपनी में काम कर लेता है और वो कंपनी में ग्रेजुएटी स्कीम है, तब उसे ग्रेजुएटी मिलेगा। अब अगर उसने 10 साल काम किया तो 10 साल के हिसाब से उसने जो 10 साल में लास्ट सैलरी उठाया है, लास्ट सैलरी में उसका जो बेसिक या बेसिक प्लस डी है उसी को मिलाकर के ग्रेजुएटी बनेगा। ग्रेजुएटी कैलकुलेशन जो होता है दो तरह का, एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है प्राइवेट। प्राइवेट के लिए होता है 15/26 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर इंटू बेसिक और बेसिक प्लस डी ऑफ लास्ट ऑन सैलरी। 15/26 जैसा मैंने बताया कि एक महीने 26 दिन का होता है हमारा एज पर ये, उसके हिसाब से 15 डेज का ग्रेजुएटी मिलेगा आप लोगों को। तो 15/26 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर, सपोज कर लो 10 साल 10 महीने 6 महीने काम किया तो 10 साल ही काउंट होगा, 6 महीने काउंट नहीं होगा। तो 15/26 इंटू 10 ईयर्स इंटू लास्ट जो सैलरी था आपका उसमें जितना बेसिक था या बेसिक प्लस डीए था उसको मिलाकर जो अमाउंट बनेगा वो आपका ग्रेजुएटी होगा। तो इसी के लिए कंपनी जो है ना वो बेसिक कम रखता है, क्योंकि बेसिक ज्यादा रखने से, डीए ज्यादा रखने से उसको ग्रेजुएटी ज्यादा देना पड़ेगा, उसको पीएफ ज्यादा देना पड़ेगा। तो सब चीज में ये काम आता है, इसी के लिए इसको वो रखता है, इसी के लिए उसको वो रखता है। तो उसका कारण यही है। तो इसी के लिए बोला जाता है कि इसको कम करके रखो सो दैट हम लोगों को ये सारा चीज नहीं देना पड़ेगा। तो अब जो बताना है कि यूज फॉर ग्रेजुएटी कैलकुलेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक में यस होगा, बाकी सारे में नो होगा, क्योंकि डीए तो है नहीं। अगर डीए होता तो उसमें भी यस होता। तो बेसिक में यस होगा, इसी के लिए आप लोग बेसिक में यस करोगे, बाकी सारे में नो करोगे। अब जो यहाँ पे अभी मैं दिखाने जा रहा हूं उसको एकदम ध्यान से देखो। जो अभी मैं यहाँ पे दिखाना जा रहा हूं उसको ध्यान से देखो। इतने सारे स्टूडेंट लॉग आउट क्यों कर गए भाई? नेटवर्क इश्यू हो रहा है क्या आप लोगों की तरफ? 15 स्टूडेंट से 11 हो गए, नेटवर्क इश्यू हो रहा है क्या? चलो, तो अब यहाँ पे आता है कि बेसिक का ग्रेजुएशन कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो आप लोगों के असाइनमेंट में लिखा हुआ है कि बेसिक को कैसे कैलकुलेट करना है। तो बेसिक कैलकुलेट होगा हमारा ऑन अटेंडेंस, अटेंडेंस के ऊपर होगा। अब यहाँ पे आता है प्रेजेंट नॉट एप्लीकेबल। क्या लोगे आप लोग प्रेजेंट नॉट एप्लीकेबल में? प्रेजेंट सर। क्या लोगे आप लोग? नहीं, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं लेना है। याद से एकदम दिमाग में बैठा लो सारे लोग कि अगर यहाँ पे आप प्रेजेंट ले लेते हो तो इसका मतलब होता है कि आपका जो पेरोल है वो सारा गलत हो गया। आप सारा कुछ करने के बाद जब एंट्री पास करोगे ना, एंट्री में कोई भी अमाउंट नहीं आएगा, एंट्री में कोई भी अमाउंट नहीं आएगा। तो सारा कुछ करने के बाद आप लोग याद रहे यहाँ पे कि आप लोग जब यहाँ पे प्रेजेंट और नॉट एप्लीकेबल देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को नॉट एप्लीकेबल करना है, प्रेजेंट नहीं करना है। तो पहले आप लोग लोगे कैलकुलेशन टाइप ऑन अटेंडेंस, ऑन अटेंडेंस में जाने के बाद फिर आएगा प्रेजेंट नॉट एप्लीकेबल। तो जाहिरी बात है स्टूडेंट का दिमाग आएगा कि एक ही ऑप्शन है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट लेना है, बट नहीं, प्रेजेंट यहां से नहीं लेना है, प्रेजेंट का हम लोग को एंट्री करना पड़ेगा। तो इसके जगह में नॉट एप्लीकेबल लेना है। अब यहाँ पे तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है एब्सेंट का, तो एब्सेंट ही लेना है। और सैलरी जो हम लोग देंगे वो मंथ में देंगे, तो यहाँ पे मंथ ले लेना है और एज पर कैलेंडर मंथ ले लेना है। चलो, कोई एक स्टूडेंट जो है आज का सारा स्क्रीनशॉट लो, सारा स्क्रीनशॉट लेना आप लोगों को। चलो, कौन ले रहा है स्क्रीनशॉट? बोलो। ले रहे हैं हम तो। ठीक है, ले लीजिए, और सबका स्क्रीनशॉट याद से ले लोगे। चलो, बेसिक का पे ले लो, ले लिए? हो गया सर। चलो, डन।
कुछ पूछना है किसी को कुछ पूछना है बेसिक के बारे में? सर हाँ बोलिए। सर वहीं पे जो अटेंडेंस और लीव विथ पे में आप प्रेजेंट का ऑप्शन क्यों देता है सर? प्रेजेंट का ऑप्शन इसलिए देता है क्योंकि हम लोग ने प्रेजेंट एब्सेंट ओवर टाइम बनाया है ना, प्रेजेंट हाँ एब्सेंट सर। ओवर टाइम बनाया है इसलिए वो दे रहा है। बट प्रेजेंट मार्क हम लोग करेंगे एंट्री के थ्रू, तो वो मैं जब एंट्री कराऊंगा तो बता दूंगा कि वहां पे मैंने क्यों नॉट एप्लीकेबल लिया, क्यों प्रेजेंट नहीं लिया, तो एंट्री के समय वो चीज को और क्लियर कर दूंगा। अभी यहाँ पे ये दिमाग में लेकर चलो कि वहां पे जब प्रेजेंट और नॉट एप्लीकेबल दिखाएगा तो नॉट एप्लीकेबल लेना है, प्रेजेंट नहीं लेना है। ओके सर। चलो तो बेसिक हो गया। बेसिक के बाद दूसरा पे हेड क्या बताया एम्प्लॉय का? अर्निंग पे हेड एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस ये क्या हो जाएगा? अर्निंग फॉर एम्प्लॉय हो जाएगा। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होने के बाद फिक्स हो जाएगा, और ये मैंने बताया था इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा हमारा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस होने के बाद यस, जब इससे अर्निंग हो रहा है तो ऑब्वियस सैलरी तो हमारा इफेक्ट करेगा, सैलरी और बढ़ जाएगा। नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप, यहाँ पे इसका यूज समझ में आएगा कि इतना बड़ा नाम हमें पे स्लिप में नहीं चाहिए, पे स्लिप में चाहिए एचआरए, तो पे स्लिप में सिर्फ एचआरए लिख करके आएगा। यूज फॉर ग्रेजुटी कैलकुलेशन, यस और नो, क्या करेंगे? यूज फॉर ग्रेजुटी कैलकुलेशन, यस या नो? नो नो। यस होना चाहिए ना, नहीं डीए में होगा और बेसिक में। सिर्फ बेसिक में और एचआरए में होगा। अब सॉरी, बेसिक में और डीए में होगा, तो डीए तो है ही नहीं, तो सिर्फ बेसिक में होगा, उसके बाद और किसी में नहीं होगा। अब आप लोग यहाँ पे जाकर बताओगे कि इसमें क्या करना है, तो सुनो, एक्सेल में करते थे ना, एचआरए विल बी 40% ऑफ बेसिक, एचआरए विल बी 60% ऑफ बेसिक, एचआरए विल बी 50% ऑफ बेसिक, तो यही काम करना है। देखो वहां पे जो असाइनमेंट है एकदम लास्ट वाला सेकंड कॉलम देखो, 40% ऑफ बेसिक लिख कर रखा है। तो ये जो एक पेहेड को दूसरे पेहेड के ऊपर हमको कैलकुलेशन करना है परसेंटेज में, तो इसके लिए आपको यूज करना होगा एज कंप्यूटेड वैल्यू। फ्लैट रेट कब यूज करोगे? जब एक फ्लैट रेट आ जाएगा, एक ही हिसाब से देंगे। जैसे नॉर्मली आ जाता है ट्रैवलिंग अलाउंस या टेलीफोन अलाउंस, आपको मोबाइल अलाउंस दे रहा है, हर महीने 300 रुपये मोबाइल अलाउंस मिलेगा, तो वो फिक्स है, फ्लैट 300 रुपये मिलेगा आपको, तो वहां पे लिख लेना है फ्लैट रेट 300। ट्रैवलिंग अलाउंस हर महीने आपको 1000 रुपये मिलेगा, तो फ्लैट रेट। ऑन अटेंडेंस, जितना दिन काम करोगे उतना दिन का सैलरी, जितना दिन काम नहीं करोगे उतना दिन का सैलरी कटेगा, ये ऑन अटेंडेंस पे आ जाएगा। प्रोडक्शन, जब कोई ओवर टाइम वगैरह करोगे, और जैसे मैंने बताया कि एक पेहेड को दूसरे पेहेड के बेसिस में करना है, जैसे एचआरए 40% ऑफ बेसिक, तो फिर कंप्यूटेड वैल्यू फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, तो एज कंप्यूटेड वैल्यू। और यूजर डिफाइन मतलब कोई पैरामीटर नहीं, यूजर जितना बोलेगा उतना डालना है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू। एज कंप्यूटेड वैल्यू जैसे ही करोगे, राइट साइड में देखो एक कंप्यूटेशन का विंडो ओपन हो जाएगा, राइट साइड में कंप्यूटेशन का विंडो ओपन हो जाएगा, तो वो कंप्यूटेशन विंडो में जाकर के करना है। तो आप जो एचआरए कैलकुलेट करोगे वो क्या टोटल अर्निंग के ऊपर करोगे? नहीं। टोटल डिडक्शन के ऊपर करोगे? नहीं। फॉर्मूला बनाकर करोगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला करेंगे। ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला में जाने के बाद बेसिक को ले लेंगे, और बेसिक को लेने के बाद बोलेंगे एंड ऑफ लिस्ट, उसके ऊपर हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो परसेंटेज में होगा, कितना परसेंट? 40%। तो देखो बेसिक ले लिया, मतलब बेसिक के ऊपर कैलकुलेशन होगा, परसेंटेज में होगा या वैल्यू में? परसेंटेज में होगा, और कितना परसेंट? 40%। तो देख लो, इसको देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस। देन नेक्स्ट आ जाएगा कॉन्वेंस अलाउंस। कॉन्वेंस अलाउंस, कॉन्वेंस अलाउंस हमारा जो है फिर से हमारा अर्निंग पेड हो जाएगा, ये भी फिक्स हो जाएगा। इनडायरेक्ट सैलरी का जो भी पार्ट है हमारा इनडायरेक्ट में चला जाएगा। इफेक्ट नेट सैलरी, यस इससे सैलरी तो बढ़ेगा। नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप, चलो कॉन्वेंस अलाउंस ही रखते हैं। ग्रेजुटी कैलकुलेशन नो। कॉन्वेंस अलाउंस जो आप यहाँ पे बनाओगे एज इट इज बेसिक की तरह बनाओगे,
कॉन्वेंस अलाउंस जो आप लोग बनाओगे वो एज इट इज बेसिक की तरह बनाओगे, सिर्फ और सिर्फ एक चेंजेस होगा, बेसिक में ग्रेजुएटी यस होगा, यहाँ पे नो हो जाएगा, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या लेना था बोलो तो, बेसिक में हम लोग ने क्या लिया था यहाँ पे, क्या लिया था बेसिक में, ऑन अटेंडेंस, वेरी गुड, ऑन अटेंडेंस। देन प्रेजेंट नॉट एप्लीकेबल, Not applicable. नॉट एप्लीकेबल, दिमाग में डाल दो इसे कि नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। तो नॉट एप्लीकेबल लेना है, एब्सेंट लेना है, यहाँ पे जाकर के मंथ ले लेना है, और एज पर कैलेंडर मंथ। कैलेंडर मंथ का मतलब फरवरी है तो 28, मार्च है तो 31, उसके हिसाब से ले लेगा वो। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। तो कॉन्वेंस अलायंस भी हो गया, अब बच गया इंसेंटिव और ओवरटाइम। इंसेंटिव, इंसेंटिव हो या कुछ भी हो, पैसा तो हमारे एम्प्लॉय के पॉकेट में आ रहा है ना, तो ये भी अर्निंग पे हेड है। अब ये फिक्स होगा ना वेरिएबल होगा? क्या इंसेंटिव आपको हर महीने एकदम सैलरी के हिसाब से कैलकुलेशन करके मिलेगा? नहीं, कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, तो वेरिएबल ये भी हमारा इनडायरेक्ट में ही चला जाएगा, पार्ट ऑफ सैलरी बन जाएगा। पॉकेट में तो पैसा आ रहा है तो सैलरी तो इफेक्ट करेगा। यस, नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप, इंसेंटिव। बट बोला है इंसेंटिव का कोई पैरामीटर नहीं है, इंसेंटिव जैसा जब कैलकुलेट होगा, जैसा जब होगा तब दिया जाएगा। तो नो फ्लैट रेट, नो अटेंडेंस, नो प्रोडक्शन, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एज पर यूजर डिफाइन। जितना जो कैलकुलेशन होकर आएगा यूजर उसको बैठा देगा, तो एज पर यूजर डिफाइन ले लोगे। चलो ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। और लास्ट हो जाएगा ओवर टाइम। एक्स्ट्रा टाइम दिए हो तो उसका भी मिलेगा कुछ, तो ओवर टाइम भी दोगे तो पैसा मिलेगा, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। बट हर समय तो होगा नहीं, तो वेरिएबल हो जाएगा, और पार्ट ऑफ सैलरी है ये, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेम टू बी डिस्प्ले अफेक्ट नेट सैलरी, यस। नाम क्या होगा? ओवर टाइम, ओटी करके आएगा, उतना ओवर टाइम लिखने की जरूरत नहीं है। नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप, ओवर ओटी। अब इसका कैलकुलेशन टाइप क्या हो जाएगा? तो इसका कैलकुलेशन टाइप बोले आप लोगों को कि ऑन प्रोडक्शन, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उसके हिसाब से ओवर टाइम मिलेगा। प्रोडक्शन पे हेड क्या होगा? टाइप प्रोडक्शन हो जाएगा। फ्रैक्शन वैक्शन में आता है तो नंबर ऑफ डिजिट से राउंड ऑफ कर देंगे। चलो ये ले लो। और ये लेने के साथ ही साथ हमारा जो अर्निंग पे हेड था वो कंप्लीट हो गया। तो 5 अर्निंग पे हेड हम लोग को असाइनमेंट में दिया था, वो 5 अर्निंग पे हेड हमने बना लिया। बोलो किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? कुछ डाउट, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है। तो मैंने क्या बताया था कि आपका 15,000 सैलरी है, 20,000 सैलरी है, 18,000 सैलरी है, उसको अलग अलग हेड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो कल दिया गया। बट ये सारा हेड को मिलाकर जो हमारा सैलरी बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस सैलरी। बट वो ग्रॉस सैलरी पूरा तो आपको मिल नहीं जाएगा, वो ग्रॉस सैलरी पूरा तो आपको मिल नहीं जाएगा, उससे आपका कुछ डिडक्शन होगा, उससे आपका कुछ डिडक्शन होगा। तो वो जो डिडक्शन होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा पीएफ, ईएसआई और पी टैक्स। अब मैंने आप लोगों को जो पीएफ, ईएसआई और पी टैक्स इंप्लॉई का डिडक्शन का जो रूल्स बताया था, वो रूल्स को निकालो और 2 मिनट तक पढ़ो, फिर हम बताएंगे आप लोगों को, नहीं तो नहीं बताएंगे। 2 मिनट तक मैंने जो रूल्स बताया था वो रूल्स को निकाल करके पढ़ो आप लोग, कि इंप्लॉई का डिडक्शन जो होगा वो क्या रूल्स के हिसाब से होगा। तो आप लोग निकाल के पढ़ो, फिर मैं 2 मिनट के बाद इसको कराता हूँ। चलो।
ठीक है, समझ में आ गया क्या क्या होगा रूल्स? देख लिया आप Yes, लोगों ने? sir. हाँ सर। चलो अब बनाते हैं। तो सेकंड आप लोगों ने जो हेडिंग किया था, सबसे बड़ा हेडिंग किया था आप लोग स्टेप 6 पेहेड क्रिएशन। तो स्टेप 6 पेहेड क्रिएशन में हमारा अलग अलग पार्ट आएगा। ए तो मैंने लिखाया था क्रिएट द फॉलोइंग अर्निंग पेहेड। बी में लिखाया मैंने क्रिएट द फॉलोइंग एम्प्लॉइज डिडक्शन पेहेड। ये जो मैं पेहेड बना रहा हूँ ये एम्प्लॉय से सैलरी जो मिला है उसको डिडक्ट किया जाएगा कुछ, तो वो वाला बना रहा हूँ। तो चलो लिखो। सबसे पहले हो जाएगा पेरोल इन्फो में जाकर के सबसे पहला जो पेहेड बनेगा वो होगा एम्प्लॉइज डिडक्शन फॉर पीएफ एट द रेट कितना परसेंट? 12%। 12% एट द रेट 12% ऑफ बेसिक और बेसिक प्लस डीए। अब इसको क्या रखोगे? अर्निंग फॉर एम्प्लॉय रखोगे? क्या रखोगे? अर्निंग फॉर एम्प्लॉय सर। डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। ओ इससे भी अर्निंग हो रहा है, मतलब एम्प्लॉय का सैलरी कट रहा है तो भी अर्निंग हो रहा है एम्प्लॉय का। ध्यान दे के करो क्या होगा। Deduction from employee. डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय रखना ठीक होगा या एम्प्लॉइज स्टैट्यूटरी डिडक्शन रखना ठीक होगा? क्या ये कंपनी अपने मर्जी से जितना चाहेगा पीएफ में काट लेगा या कोई स्टैट्यूटरी रूल्स रेगुलेशन के थ्रू काटेगा? रूल रेगुलेशन के थ्रू। Regulation. क्या रखना ठीक होगा? डिडक्शन फ्रॉम Rules. एम्प्लॉय, स्टैट्यूटरी डिडक्शन? स्टैट्यूटरी डिडक्शन। Statutory deduction. स्टैट्यूटरी डिडक्शन रखना ठीक होगा, क्योंकि अगर डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय रखोगे तो फिर वो अकाउंट नंबर वंबर नहीं आएगा रूल्स। इसको एम्प्लॉइज स्टैट्यूटरी डिडक्शन रखना पड़ेगा। तो एम्प्लॉइज स्टैट्यूटरी डिडक्शन रख लिया आपने। अब ये कौन सा टाइप का डिडक्शन है? एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस, ईएसआई है, पेंशन स्कीम है, क्या है? तो ये हमारा पीएफ है। पीएफ तो ये चला अकाउंट जाएगा नंबर 1। पीएफ अकाउंट नंबर 1। मैंने पूरा लिखा दिया था। पीएफ अकाउंट नंबर 1 लिखने के बाद अब आ जाएगा करंट लायबिलिटी। ये करंट लायबिलिटी क्यों होगा? क्योंकि एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय से डिडक्ट करेगा और पीएफ डिपार्टमेंट को पेड करेगा। एम्प्लॉयर का काम है कि एम्प्लॉय से डिडक्ट करना और पीएफ डिपार्टमेंट को पेड करना। तो एम्प्लॉयर के लिए ये एक तरह का लायबिलिटी है कि एम्प्लॉय से डिडक्ट करो और पीएफ डिपार्टमेंट को पेड करो। तो ये करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। इफेक्ट नेट सैलरी, यस, जब ये सैलरी से कटेगा तो सैलरी तो कम जाएगा, तो सैलरी में इफेक्ट होगा। नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप, सीपीएफ नाम से आएगा, तो पीएफ दे दिया मैंने। अब यहां पे हमको और ये बोलना नहीं पड़ रहा है कि यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप होगा एज कंप्यूटेड वैल्यू। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये कैलकुलेशन टाइप जो है वो एज कंप्यूटेड वैल्यू ही रहेगा, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पेहेड के ऊपर हम लोगों को परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। जैसा मैंने एचआरए किया था वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला में जाने के बाद किसके ऊपर कटेगा? बेसिक के ऊपर। तो उससे फिर आ जाएगा हमारे यहाँ पे बेसिक। बेसिक आने के बाद एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। एंड ऑफ लिस्ट करने के बाद अब तो जितना भी अमाउंट बेसिक होगा क्या उसका 12% होगा? या रूल्स है? क्या रूल्स है कि अगर आपका है। बेसिक या बेसिक प्लस डीए 15,000 या उससे कम होता है देन ओनली उसका 12% कटेगा। बट अगर 15,000 से ज्यादा होता है तो फ्लैट 1800। तो देखो यहाँ पे ऊपर में लिखा अमाउंट अप टू 15,000, अमाउंट अप टू 15,000 परसेंटेज में कटेगा और वो परसेंटेज होगा 12%। अमाउंट ग्रेटर देन 15,000, अगर बेसिक अमाउंट ग्रेटर देन 15,000 हो गया तो फिर और परसेंटेज में नहीं जाएगा और वो परसेंटेज का जगह चले जाएगा 1800 में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेहेड है और एग्जाम में आता है, तो देख लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कुंदन, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो।
सर इसके पहले जो अगर डीए भी रहेगा तो वहां पे जो बेसिक लिए उसके बाद फिर डीए भी ले लेंगे ना। यस, यहाँ वेरी गुड। यहाँ पे जब आप बोलोगे कि बेसिक प्लस डीए को मिलाकर करना है, तो जब मैंने ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला बनाया था तो मैंने बेसिक लिया था। बेसिक लेने के बाद फिर से बोलोगे एट पे हेड, और एट पे हेड में मैंने यहाँ पे जैसा एचआरए लिया है वैसे ही आपको डीए ले लेना होता। तो बेसिक प्लस डीए दोनों को मिलाकर के कटता, बट यहाँ पे क्योंकि नहीं है इसलिए हमने सिर्फ बेसिक को लेकर के एंड ऑफ लिस्ट किया। वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। हाँ सर। लग रहा है नेटवर्क बहुत इशू हो रहा है, सारे लोग का डिस्टरबेंस हो रहा है, आ रहे जा रहे हैं खाली। हाँ सर, बहुत ज्यादा। नेटवर्क है ही नहीं सर, 1.2 पॉइंट है। ये नेटवर्क के वजह से तो और परेशानी हो रही है। एम्प्लॉइज डिडक्शन फॉर ESI, employees deduction for ESI at the rate 0.75 employees deduction for, ये very good, 0.75 to 0.75%। ये भी हो जाएगा एज इट इज। एम्प्लॉइज स्टैट्यूटरी डिडक्शन ESI है तो एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस अंडर करंट लायबिलिटी। इफेक्ट नेट सैलरी, यस, इससे भी सैलरी कट घटेगा, इफेक्ट होगा। नाम क्या रहेगा पे स्लिप में? ESI रहेगा। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि बेसिक जो कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं बेसिक, पीएफ जो कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं बेसिक के ऊपर या बेसिक प्लस डीए के ऊपर। तो ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला लेते हैं। ESI किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे भाई? ESI किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी के ऊपर। तो ग्रॉस सैलरी को क्या हम लोग टोटल अर्निंग बोल सकते हैं? ग्रॉस सैलरी का मतलब क्या? टोटल ऑफ बेसिक, एचआरए, कॉन्वेंस, ओवरटाइम इंसेंटिव, यही तो उसी को तो हम लोग टोटल अर्निंग भी बोलते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे? ऑन करेंट अर्निंग टोटल, ऑन करेंट अर्निंग टोटल, उसके ऊपर 0.75। देखो, ले लो फोटो, फोटो ले लो। ले लिए सर। चलो लास्ट हो जाएगा हमारा प्रोफेशनल टैक्स। यस, ये भी वही हो जाएगा, एम्प्लॉइज स्टैट्यूटरी डिडक्शन। प्रोफेशनल टैक्स के लिए वहां पे एक हेड दे दिया है प्रोफेशनल टैक्स बोलकर, तो प्रोफेशनल टैक्स ले लेंगे हम लोग। जब प्रोफेशनल टैक्स लोगे तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, कोई भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे ही टाइप कर दोगे। करंट लायबिलिटी, तीनों ही करंट लायबिलिटी में जाएगा। यस, सैलरी से घटेगा और नाम हो जाएगा पी टैक्स। ये पीरियड वाइज जाता है मंथली, तो मंथ ले लेंगे हम यहाँ पे। और हमारा जैसे ESI हमारा करंट टोटल के ऊपर डिपेंड करता है, ग्रॉस सैलरी के ऊपर, वैसे ही हमारा जो प्रोफेशनल टैक्स है वो भी ग्रॉस सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑन करंट अर्निंग टोटल ही लेंगे हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे कैसे स्लैब रेट बनेगा? देखो, अमाउंट अप टू 10,000 वैल्यू, वो वैल्यू क्या होगा? 0। अमाउंट ग्रेटर देन 10,000 बट अप टू 15,000, 10,000 से ज्यादा बट अप टू 15,000, तो वो हो जाएगा वैल्यू और वो हो जाएगा 110। अमाउंट ग्रेटर देन 15,000 बट अप टू 25,000, अगेन वैल्यू और वो वैल्यू हो जाएगा 130। बट अमाउंट ग्रेटर देन 25,000 अप टू 40,000, वो हो जाएगा वैल्यू और वो हो जाएगा 150। और अमाउंट ग्रेटर देन 40,000 वैल्यू 200। जैसा हम लोग नेस्टेड इफ में किए हैं, जैसा हम लोग ने टैली में प्राइस लिस्ट बनाए वैसे ही होगा। देख लो, ऑन करंट अर्निंग टोटल के ऊपर देख लो। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। ठीक है, Okay, क्लियर sir. है? हाँ, चलो देखो, हम और भी आज करवाते अर्निंग, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन भी करवा ही देता।
बट मैं देख रहा हूँ कि आज बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू हो रहा है और बहुत स्टूडेंट जो है वो क्लास नहीं कर पा रहे ठीक से, तो इसी के लिए मैं आज यहाँ तक ही एंड करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक ही एंड करता हूँ। नेटवर्क बहुत ज्यादा इशू हो रहा है तो बेकार का इंपॉर्टेंट चीजें समझ में नहीं आएगा उन लोगों को। तो जहां तक मैंने आज बताया, लास्ट डे का भी कुछ लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया था, तो लास्ट डे का और आज का पूरा को प्रैक्टिस करके रखो आप लोग। देन और 2 दिन में पेरोल खत्म हो जाएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है यस सर। ठीक है सर। तो फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग का एज यूजुअल फ्राइडे होगा। ठीक है, यही सेम आईडी पे। ठीक है सर। चलो तो फिर यहाँ तक कंप्लीट कर लो। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे लोग नहीं आ पा रहे हैं तो उसको देख के हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। चलो आप सर लोग भी मैं अपना